हेलो स्टूडेंट। अब हम पढ़ रहे हैं अपना ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो क्या होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, आइए जानते हैं, बात करते हैं इनके बारे में। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानते हैं कि हाइपरटेंशन ही क्या होती है, क्योंकि जो भी हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे हाइपरटेंशन की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए काम में आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। तो अब हम देखते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन क्या होती है और किसे बोलते हैं कि हाँ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इज हाइपरटेंशन कंडीशन और हमें डिजीज अराइज हो गई। तो हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज आइदर अ सब्सटेंस सिस्टोलिक sustained systolic blood pressure of the greater than the 140 mmHg or a sustained diastolic pressure of the greater than the 19 mmHg। क्या होता है कि हमारी जो एक नॉर्मल हार्ट की जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक की कंडीशन है, हमारी नॉर्मल कंडीशन पे अगर हमारा ब्लड जो है वो चल रहा है, मतलब कि जो हमारी सिस्टोलिक की कंडीशन है 140 mmHg इसकी यूनिट है, एंड जो डायस्टोलिक की कंडीशन है वो हमारी है 90। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है हमारी वो एबनॉर्मल हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या उसके जो मतलब ब्लड प्रेशर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो ब्लड हमारी वेन्स में, हमारी आर्टरीज में फ्लो हो रहा है, एक नॉर्मल कंडीशन में सर्कुलेट हो रहा है जिस प्रेशर से, तो वो हमारी जो आर्टरीज एंड वेन्स की वॉल पे पड़ने वाला प्रेशर, दैट इज़ नोन एज अ नॉर्मल, मतलब ब्लड प्रेशर। लेकिन अब वही प्रेशर जो था वो अगर अपनी एक लिमिट से बढ़ जाए, जो नॉर्मल था उससे बढ़ जाए, तो हमारी जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन जो बॉडी में अराइज हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन। एन एजेंट दैट रिड्यूस द हाई ब्लड प्रेशर इट कॉज एज अ एंटी हाइपरटेंसिव। अब वो एजेंट, वो ड्रग जो कि हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को, जो हमारी ब्लड, हमारी आर्टरीज पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो ब्लड एंड आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर डाल रहा था, वो जब बढ़ गया था, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई थी, अब हमने कोई ऐसी ड्रग या मेडिसिन यूज़ की जो कि उस वॉल पे पड़ने वाले हाई ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे जा कर के रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी और वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में ले आएगी। उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज द आर्टीरियल रेजिडुअल, हमारी आर्टरीज में यदि किसी तरीके का रेजिड्यू है और वो इंक्रीज हो जाए तो, या फिर रिड्यूस द कैपेसिटेंस, मतलब कि एक जो हमारी क्षमता है वो धीरे धीरे कम पड़ने लगे तब, या फिर इंक्रीज द पेरीफेरल वैस्कुलर स्मूथ मसल टोन, अगर हमारी स्मूथ मसल टोन या पेरीफेरल सिस्टम में वर्क करने वाली वैस्कुलर स्मूथ मसल टोन भी अगर इंक्रीज हो जाएगी, इनमें से कोई भी रीज़न अगर होगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और यही कंडीशन हमारी कहलाती है हाइपरटेंसिव की कंडीशन। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एजेंट्स हमने देख लिए क्या होते हैं, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि अ टाइप ऑफ अ ड्रग यूज टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर, मतलब उस प्रकार की दवाइयाँ जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए काम में आती हैं, उपयोगी होती हैं, एंड दे आर मेनली डिफरेंट टाइप ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और वो हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। दे आर वर्क इन अ डिफरेंट वे टू लोअर द ब्लड प्रेशर, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बॉडी में वर्क करके हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे डिक्रीज करती हैं, रिड्यूस करती हैं और डिक्रीज करके नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। सम रिमूवल द एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, अदर रिलैक्स। कुछ जो ड्रग्स होती हैं, वैसे तो हर एक दवा का बॉडी में अपने अंदर जा कर के काम करने का अलग अलग तरीका होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, जिसमें से कुछ जो ड्रग्स हमारी होती हैं वो फ्लूइड एंड सॉल्ट को बॉडी से कम करती हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हो गया है, तो एंड रिलैक्स करती हैं, वाइल द ब्लड प्रेशर एंड द स्लो एंड नॉर्मल ब्रेथ, जो हमारी जो ब्रेथ की कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। अब आती है इसकी क्लासिफिकेशन की बारी। जो हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उन्हें हमने बहुत सारे उसमें क्लासिफाई किया गया है, लेकिन उनमें से कुछ के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट पे हम इसको आइए भी हम चार्ट वाइज समझते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, और नेक्स्ट में फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसका देखते हैं। तो डायूरेटिक्स कैटेगरी की ड्रग्स हो गई, बीटा ब्लॉकर हो गई, ACE इनहिबिटर हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, अल्फा 1 रिसेप्टर
एंटागोनिस्ट हो गए एंड अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट हो गए। और जो कुछ दवा होती हैं वो मिसलेनियस की कैटेगरी में आती है, मतलब कि जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारी ड्रग्स हैं वो बॉडी में जा करके यहाँ पे इफ़ेक्ट करती हैं और तब हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन से रिलीफ दिलाती हैं। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन इलेबोरेशन में देते हैं कि ACE इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, ये सब जो हमारी ड्रग्स हैं ये हमारी आती है। इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी लेंदी है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो आई होप आप इसे ध्यान से समझें। और जो हमारी एंजियोटेंशन एंटागोनिस्ट आते हैं उसमें हमारी लोसार्टेन, इरबिसर्टेन, ये सब हमारी ड्रग्स आती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वेरापेमिल, डाइजेल्टम, ये आपने ड्रग्स पढ़ी होंगी। जब से हम अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तब से हम कई बार अपनी वेरापेमिल एंड डिलजेटम ड्रग के बारे में, डिल्टियाजेम ड्रग के बारे में, नेफिडिपिन के बारे में पूरा पढ़ते आ रहे हैं। तो आई होप अब आपको इनके बारे में समझ में भी आया होगा। अब हमारी आती डायूरेटिक्स की कैटेगरी में कि जो ड्रग हमें डायूरेटिक्स वर्क करती, तो उसमें हमारी 3 तरीके से आती। एक हमारी थायाजाइड कैटेगरी में आती जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड आ जाती है, क्लोरोथायाडियोन आ जाती है एंड इंडापामाइड आ जाती है। हाई सीलिंग ड्रग्स से हमारी फ्यूरोसामाइड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सोडियम प्लस स्पार्किंग आ जाती है जिसमें हमारी अमाइलोडिरोन ड्रग आती है। अब हम देखते हैं 5th पॉइंट में हमारी बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स ड्रग आ जाती है जिसमें प्रोप्रानोल, मीटाप्रोलोल एंड एटिनोलोल ड्रग आती है। अल्फा प्लस बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स में हमारे आ जाते हैं लेबेटालोल एंड कार्वेडिलोल। अब हमारी अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स में आ जाती है प्राजोसिन एंड टेराजोसिन ड्रग। सेंट्रली सिम्पैथोलाइटिक में हमारी आ जाती है क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, ये हमारी ड्रग के नेम है। हमें इन्हें साथ साथ याद करते चलना है कि किस क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं यूज़ कर रहे हैं। फिर फर्दर इसी के हिसाब से हम ड्रग का मोड ऑफ एक्शन और उसकी क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे। तो वैसोडाइलेटर्स की कैटेगरी में हमारी आ जाती है मिनोलैक्सिन सोडियम, मिनोसैडिल सोडियम, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायूरेटिक्स की जो हमारी कैटेगरी है और उसमें कौन सी ड्रग्स हैं। हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं और ये हमारी बॉडी में जा करके कैसे इफेक्ट करेंगे। तो हमारी थायाजाइड जो टाइप की ड्रग है उसमें हमारी ड्रग का आ जाती है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड क्लोरोथायालिडोन, ये हमारी थायाजाइड की कैटेगरी में आ जाएगी एंड ट्राइक्लोरोमेथाजाइड, ये ड्रग आ जाएगी हमारी थायाजाइड की कैटेगरी में। पोटेशियम स्पार्किंग में हमारी स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एमाइलोराइड एंड टेरामेट्रिन, ये ड्रग आ जाएगी एंड लूप डायूरेटिक्स में हमारी फ्यूरोसामाइड आ जाएगी, इथाक्राइनिक एसिड एंड टोरासिमाइड, ये हमारी ड्रग्स जो है वो आ जाती हैं। अब हम देखते हैं पोटेशियम चैनल स्पार्किंग में जो हमारी डायूरेटिक्स की ड्रग है स्पाइरोनोलैक्टोन, ये क्या है, अ सिंथेटिक स्टेरॉयड होती है एंड एंटागोनाइज करती है एल्डोस्टेरॉन को इंट्रासेलुलरी एंड साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर साइट में। अब हमारी ट्राइमेथाजिन एंड अमाइलोराइड जो ड्रग होती है वो ब्लॉक कर देती है सोडियम ट्रांसपोर्ट चैनल को। रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज द सोडियम एंड पोटेशियम एक्सचेंज, यानी कि जो हमारी स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग होती है वो हमारी एक सिंथेटिक स्टेरॉयड एंटागोनाइज ड्रग है जो कि एल्डोस्टेरॉन इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर साइट के साथ मिलकर के वर्क करते हैं। एंड जो दूसरी ड्रग है हमारी ट्राइमेथाडिन एंड अमाइलोराइड, वो हमारी क्या करती है, सोडियम एंड पोटेशियम का जो हमारा चैनल्स है उससे ट्रांसपोर्ट को रोक देती है, जो उनका बार बार अप एंड डाउन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं जाते हैं, जिसके कारण ये सब होता है। अब ये हमारे सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स को उसके ट्रांसपोर्टेशन को रोक देगी। जहाँ पे हमारा सोडियम रुक जाएगा तो उनका आपस में एक्सचेंज नहीं हो जाएगा, और जब एक्सचेंज रुक जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की पोजीशन जल्दी जल्दी से नहीं होगी, तो हमारी हार्ट रेट जो बढ़ी हुई है, मतलब कि हमारा बीपी जो बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा।
कम हो जाएगा। अब जो बीटा ब्लॉकर्स की कैटेगरी में आते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 अब हमारे आ जाते हैं, जिसमें हमारी ड्रग आती हैं प्रोप्रानोनॉल, टिमोलॉल, नेडोलॉल एंड पिनोडोलॉल। ये हमारी ड्रग्स आ जाए। अब प्रोपेनोनॉल का हमने स्ट्रक्चर देखा है। वैसे तो सभी ड्रग्स के स्ट्रक्चर इस पे दिए हुए हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट है, जस्ट स्ट्रक्चर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं ACE इनहिबिटर्स के, जिसमें हमारी ड्रग्स आ जाती हैं कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल एंड रैमीप्रिल। ये हमारी ड्रग्स के नेम है जो कि हमारी एज आ ACE इनहिबिटर्स हमारी बॉडी में वर्क करती हैं। ACE इनहिबिटर्स अब क्या करते हैं? ACE इनहिबिटर्स ब्लॉक द ACE दैट क्लीवेज द एंजियोटेंसिन 1 टू फॉर्म द पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर। अब जो हमारे ACE इनहिबिटर्स होते हैं वो हमारे ACE क्लीवेज को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि हमारा जो एंजियोटेंसिन 1 है जो कि एक पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर का वर्क करता है। मतलब पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब समझ रहे हैं कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए अपना हाईली इफेक्ट शो करता है। एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड बाय रिड्यूसिंग द सर्कुलर एंजियोटेंसिन सेकेंड। और जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है उसके सर्कुलेशन को थोड़ा सा कम कर देता है, उसके लेवल को डिक्रीज कर देता है। अब जो ACE इनहिबिटर्स होता है वो ऑल्सो डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन। जो हमारा ACE इनहिबिटर्स है वो ऑलरेडी क्या करता है, जो हमारे एल्डोस्टेरोन को सिक्रीशन हो रहा है उसको एक पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर के साथ साथ एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। अब जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाएगा तो रिजल्टिंग इन डिक्रीजेस द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। जो हमारी बॉडी में सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हुआ पड़ा था, जो हमारी बॉडी में सोडियम एंड वाटर ने जमाव ले लिया था, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से हमारी हार्ट रेट बढ़ रही थी, हमारा हार्ट का टेंशन बढ़ रहा था और हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन अराइज हो रही थी। अब जब इसके एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण सोडियम वाटर का रिटेंशन कम होगा और हमारी जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है उससे हमें निजात मिल जाएगी, उस बीमारी से हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब जो हमारे एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर वर्क करते हैं उसमें हमारी लोसार्टेन ड्रग एंड आइबरसार्टेन ड्रग ये हमारी काम में आती हैं। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं और हमारी बॉडी में कैसे वर्क करेंगी। तो डाइहाइड्रोपायरिडीन, जिसमें हमारी नेफेडिपिन एंड निकार्डिपिन ड्रग आती है, एंड फिनाइल एल्काइल एमाइन जिसमें हमारी वेरापेमिल ड्रग आती है, एंड बेंजोथायाजेपिन्स में हमारी डिल्टियाजेम ड्रग आती है। वेरापेमिल एंड डाइजल्टम के हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं स्ट्रक्चर, आप इन्हें एज इट इज़ याद कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, हम ये ड्रग्स पहले भी पढ़ चुके हैं, मोड ऑफ एक्शन इसका पहले भी देख चुके हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको अगर हम अपनी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की कैटेगरी की ड्रग का इफ़ेक्ट हम अपनी हाइपरटेंशन की कंडीशन में कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में जा करके कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। इट इनहिबिट द सेलुलर इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के इन्फ्लक्स को इनहिबिट कर देगी, रोक देगी, विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन को ये रोक देगी, इनहिबिट कर देगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रोटेक्ट बाय टिश्यूइंग बाय इनहिबिट द एंट्रेंस ऑफ द कैल्शियम इनटू अ कार्डियक स्मूथ मसल सेल्स एंड कोरोनरी सिस्टमिक आर्टेरियल बेड्स। जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की होते हैं वो टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं एंट्रेंस ऑफ द कैल्शियम से, जो कि हमारी कार्डियक स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होती हैं या फिर कोरोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक आर्टरीज में भी प्रेजेंट होती हैं। अब हमारे कहते हैं ऑल कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स आर अ वैसोडाइलेटर। जो हमारे सभी तरीके के जितने भी हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की कैटेगरी में ड्रग्स आती हैं वो हमारे एक अच्छे वैसोडाइलेटर की तरीके वर्क करते हैं। मतलब जो हमारे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी उन्हें डायलेट करेंगे, उसके लिए ये हमारे हाईली इफेक्टिव होते हैं, वर्क करते हैं। एंड दैट अल्टीमेटली कॉजेज द डायलेशन ऑफ द कोरोनरी एंड पेरिफेरल आर्टरीज। जो हमारी
जो हमारी एज अ वैसोडाइलेटर वर्क करते हैं, तो जो हमारा डायलेशन करते हैं ये कोरोनरी आर्टरीज में हो सकता है, पेरीफेरल आर्टरीज में हो सकता है। जब हमारी वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो कोरोनरी आर्टरीज हो या फिर हमारी पेरीफेरल कोई आर्टरीज हो, वो डायलेट हो जाएंगी, तो हमारी हार्ट रेट है जो कि ज़्यादा बढ़ी हुई थी वो अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और हमारी जो हाइपरटेंशन की कंडीशन थी वो हमारी ट्रीटेबल हो जाएगी, ठीक होने लगेगी, सही हो जाएगी। अब हम देखते हैं अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं। डिक्रीज द पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड लोअर द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग एंड रिलैक्सिंग द बोथ आर्टीरियल वेनस एंड स्मूथ मसल्स। ये क्या करते हैं कि जो भी हमारा पेरीफेरल वेस्कुलर ये कंडीशन है, रेजिस्टेंस उसमें डेवलप हो गया, उसको धीरे धीरे डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब जब हमारी जो हमारी पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस थी वो डिक्रीज होने लगेगी, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर था जो कि हायर उस पे था वो धीरे धीरे लोअर होने लगेगा, स्लो होने लगेगा। अब जब हमारा बीपी स्लो होगा तो कॉजिंग द रिलैक्सेशन बोथ वेनस एंड आर्टरीज एंड स्मूथ मसल पे, तो जो हमारा हाई मतलब बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर था वो धीरे धीरे लो होने लगेगा। अब जब वो लो होगा तो जो हमारी मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था वो अब कम पड़ेगा, तो हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं, जो हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनकी वॉल्स हैं, वहाँ पे रिलैक्सेशन की कंडीशन जो है वो आ जाएगी। अब इसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टेराजोसिन। ये हमारे एज अ अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग हमारी वर्क करती हैं, और अब हमने इसका मोड ऑफ एक्शन भी जान लिया। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि हमारी अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह जो वर्क करती हैं वो क्या करती हैं। क्लोनिडीन एक्ट सेंट्रली द प्रोड्यूस द इनिबिटर ऑफ द सिंपैथेटिक वैसोमोटर सेंटर्स। जो हमारी अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट की ड्रग है वो हमारी सेंट्रली प्रोड्यूस करती हैं इनहिबिट ऑफ द सिंपैथेटिक वैसोमोटर सेंटर। जो हमारे वैसोमोटर सेंटर्स होते हैं उसे ये इनहिबिट करने का काम करती हैं। तो आज हमने बात किया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।